हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 21 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेशन में एंड तक बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के बारे में अभी भी काफी स्टूडेंट कमेंट में पूछते रहते हैं लगातार, तो फिर से इन्फॉर्म कर देता हूं कि क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर दिखाई देगा एप्लीकेशन के अंदर। वहां पर आपको जिस भी डे की क्रेजी जीके ट्रिक की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। डन। तो आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर को 21 अक्टूबर के। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा या किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए, ब्रिक्स समिट 16वां एडिशन है 2024 में, आयोजन किया जा रहा है कजान में। कजान शहर जानते किस देश में आता है? यह आता है रूस में। 2024 में 16वां एडिशन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। आयोजन किया जा रहा है कजान में, जो कि रशिया में है, क्योंकि रशिया के पास 2024 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता है। ठीक है, देखिए ब्रिक्स रशिया 2024 इमेज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यह है व्लादिमीर पुतिन, इनको तो आप जानते ही हैं, काफी सुर्खियों में रहते हैं। और ब्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। एक एग्जाम मैंने आपको यहां पर मेंशन की है। ठीक है, 2023 की मेजबानी पूछी गई थी, तो आगे हमको आंसर मिल जाता। वैसे जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, यहां पर 15वें ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था 2023 में। ठीक है, पूरी डिटेल देखते हैं तो हमको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। 16वें ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन 22-23 अक्टूबर को रूस के कजान में किया जाएगा। रशिया के पास इस साल अध्यक्षता है, तो रूस अध्यक्षता करेगा 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। इसके पहले 2023 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, नॉर्मली देखिए डे की अगर थीम होती तो पूछी जाती है, सम्मेलन की थीम नहीं पूछी जाती। और नॉर्मली इतनी बड़ी थीम आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो यहां केवल देख लो, पर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी 2024 में थीम है ब्रिक्स समिट की। 2024 में थीम है ब्रिक्स समिट की। 16वां सेशन है, 16वां एडिशन है। आयोजन कहां पर? रूस के कजान में। ठीक है, और इसके पहले 15वां एडिशन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स का नाम आप सभी ने सुना होगा कि ब्रिक्स क्या है। देखिए, ब्रिक्स की बात करते हैं ना, तो वर्ल्ड की 5 बड़ी विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, है ना, जो कि विकसित होने की कगार पे है, ऐसे देशों का एक संगठन है। नॉर्मली विकसित देश भी इसमें शामिल है, लेकिन नॉर्मली उभरती हुई इकोनॉमी जिसको हम बोल सकते हैं, तो उभरती हुई इकोनॉमी का एक संगठन है। पहले 5 सदस्य थे, लेकिन अब इसके मेंबर की संख्या हो गई है 10। कितनी हो गई है? 10। 2024 में जो ब्रिक्स समिट है, उसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, हम तो ब्रिक्स के बारे में समझते हैं कि संगठन क्या है। देखिए, जून 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी, इसको सही कर लेना, ये ब्रिक्स है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 प्रमुख उभरती हुई इकोनॉमी वाले देश शामिल है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पहले इन देशों की संख्या थी 5। पुराने 5 मेंबर कौन? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 1 जनवरी 2024 को 5 नए मेंबर जुड़े हैं ब्रिक्स में। कौन कौन? इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इथोपिया। अर्जेंटीना भी जुड़ने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। काफी सारे उनके इंटरनल कारण हो सकते हैं, उनकी जो भी विदेश नीति रही हो, तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। 11 मेंबर हो जाते नहीं तो, लेकिन अभी तक कितने मेंबर हैं? केवल 10। 5 पुराने और 5 जो नए जुड़े हैं, उनको भी याद रखिएगा। रिपीट कर देता हूं, 1 जनवरी 2024 को कौन कौन जुड़े? इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इथोपिया। ठीक है, आगे आइए। ब्रिक्स समिट सबसे पहली बार आयोजन किया गया था 2009 में। ठीक है, रशिया में इसका आयोजन हुआ था ब्रिक्स समिट का। वैसे इसका जो देखिए
यहां पर जो हमने ईयर देखा है ना, एक्चुअल में ये पहली समिट का ईयर है, जून 2009, करेक्ट कीजिएगा। स्थापना 2006 में ब्रिक्स की हो चुकी थी अनऑफिशियली, लेकिन पहला जो सम्मेलन है 2009 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना वहां पर, क्योंकि स्थापना लिखी है तो फिर कमेंट करने लगो। तो ये चीज समझिएगा, पहला जो सम्मेलन था वो है 2009 में, अनऑफिशियली स्थापना 2006 में हो चुकी थी ब्रिक्स की। 2020 में ब्रिक्स का सम्मेलन रशिया में आयोजित किया गया था, 12वां सम्मेलन था। इसको छोड़ दो आप, तो 15वां एडिशन याद रखिए 2023 में साउथ अफ्रीका, पहला कहां पर, रशिया 2009 में। ठीक है, आगे आ जाएं। ठीक है, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया विजया रहाटकर को, विजया रहाटकर। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग का काम क्या है? पूरे भारत में जो महिलाओं के राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना, महिलाओं के संरक्षण के लिए जो काम करने वाली संस्था है वो राष्ट्रीय महिला आयोग है। सॉरी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की हाल ही में नई अध्यक्ष नियुक्त की गई विजया रहाटकर। देखिए पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, बिहार जो पीएससी है वहां क्वेश्चन आया था, तब उस वक्त की महिला अध्यक्ष पूछी गई थी। तो आपको याद रखना चाहिए, रेखा शर्मा इनके पहले महिला अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। बात करेंगे अक्टूबर 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने विजया रहाटकर को नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरमैन अपॉइंट किया है। ठीक है, विजया रहाटकर को नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की फॉर्मर प्रेसिडेंट रेखा शर्मा के स्थान पर अपॉइंट किया गया है। तो इनके पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा। और अब कौन बनी? तो ये बनी विजया रहाटकर। ठीक है, इनका जो टेन्योर है 3 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा ये अपने पद पर रहेगी। वैसे एक और महिला अपॉइंट की गई है इसी संगठन में, डॉक्टर अर्चना मजूमदार। इनकी बात करें तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सदस्य के रूप में अपॉइंट की गई है। तो यहां से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अध्यक्ष हमसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन? वर्तमान में नई नियुक्त की गई विजया रहाटकर। यहां पर इमेज है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आपको पता चल गया काम क्या करती है। स्थापना की बात करें तो 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, सबसे पहली प्रेसिडेंट जयंती पटनायक थी और अब बनी है नई कौन? विजया रहाटकर। ठीक है, और काम क्या करती है ये तो आपको पता चल गया। महिलाओं से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनका संरक्षण, उनको लीगल सिक्योरिटी देना, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, यह राष्ट्रीय महिला आयोग का काम है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता दूं तो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है। देखिए आपके लिए पीडीएफ काफी नॉमिनल चार्जेस में यहां पर प्रोवाइड की गई है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी की जो हमारी मैराथन क्लास थी उसकी पीडीएफ, नोबेल प्राइज 2024 के एमसीक्यू की पीडीएफ, नोबेल प्राइज जो आपको शॉर्ट ट्रिक से वीडियो दिया गया था उसकी पीडीएफ, इसके अलावा जो ओलंपिक हमारा आयोजित किए गए हैं उनकी ई बुक और मैराथन पैकेज आपको काफी नॉमिनल चार्जेस में यहां पर अवेलेबल है। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपके लिए ऑफर अवेलेबल है। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इन्हें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और इंटरेस्टिंग ऑफर है आप सभी के लिए। अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक से 500 रुपीज की कुछ भी आपके लिए कोर्सेस या पीडीएफ अगर परचेस करते हैं तो आपको फ्लैट 100 रुपीज का डिस्काउंट यहां पर अवेलेबल होता है। लेकिन आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा CGT 100 का क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। तो बिना देर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है आप सभी के लिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। अक्टूबर 2024 में किसने कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन या शुभारंभ किया, शुभारंभ बोल सकते हैं, शुभारंभ किया है। ठीक है, कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह। ठीक है, 19 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर्मयोगी सप्ताह नेशनल एजुकेशन वीक का शुभारंभ किया है।
वैसे ये जो कर्मयोगी सप्ताह लाया गया है, ये लाया गया है मिशन कर्मयोगी के तहत। आपको पता होना चाहिए कि मिशन कर्मयोगी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो कर्मचारी हैं उन्हें स्किल्स सिखाना मिशन कर्मयोगी का मुख्य उद्देश्य था। हमने पहले भी बात की है इसकी। अब इसी के तहत कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत की गई है 19 अक्टूबर को, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन वीक मनाया गया है पूरे भारत में 19 अक्टूबर से। उद्देश्य क्या है कर्मयोगी सप्ताह को मनाए जाने का? तो कर्मचारियों को नई स्किल्स सिखाना, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस की कार्य क्षमताओं को बढ़ाना और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना लोगों के, यह कर्मयोगी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है। 19 अक्टूबर से यह शुरू हुआ है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका शुभारंभ किया, ठीक है। आगे आ जाइए। नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल अपने नाम किए? तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2024 से, क्योंकि देखिए ये अलग अलग फेज में आयोजित किया जाता है और अभी जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है वो फाइनल है, जिसमें भारत ने टोटल 4 मेडल अपने नाम किए। कितने? 4। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2024। देखिए पहले भी आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अभी जो फाइनल हुआ है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2024, उसमें भारत की सोनम मस्कर, शायद नाम ना दिखे तो मैं बोल देता हूं, विवान कपूर, अखिल स्योरान और अनंतजीत नरूका, इन चारों ने मेडल जीता है। सोनम और विवान ने जीते हैं सिल्वर और बाकी दोनों ने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 4 मेडल हमने इस फाइनल में अपने नाम किए। फाइनल ये नई दिल्ली में ही हुआ है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2024, ठीक है। 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, मतलब 4 मेडल के साथ हम मेडल टेली में फाइनल में 9वें स्थान पर रहे। कौन से स्थान पर? 9वें स्थान पर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्लेयर मेडल लेकर आए हैं, सोनम मस्कर सिल्वर लेकर आई है विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट है क्योंकि, विवान कपूर सिल्वर लाए हैं, अखिल स्योरान ब्रॉन्ज लाए हैं और अनंतजीत सिंह नरूका ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। यहां पर हम आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की बात करें तो साल भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग फेज में इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। शूटिंग वर्ल्ड कप है, देखिए ये फेज है जो आयोजित किए गए, जैसे देखो जनवरी से फरवरी में इजिप्ट में आयोजित किया गया था, फिर सेकेंड फेज मोरक्को में आयोजित किया गया था फरवरी में, फिर फरवरी में स्पेन में, फिर अजरबैजान के बाकू में, जर्मनी के म्यूनिक में, और सबसे आखिरी में फाइनल हुआ है नई दिल्ली में, जिसमें हमने 4 मेडल जीते। लेकिन ऑल ओवर अगर हम मेडल टेली देखते हैं आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल को हटाकर ऑल ओवर जितने भी फेज हुए हैं, अगर उसकी मेडल टेली की बात करते हैं तो हम ऑल ओवर मेडल टेली में 5वें स्थान पर रहे। 12 मेडल टोटल हमने जीते, 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ऑल ओवर मेडल टेली आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 कौन रहा पहले नंबर पर? चाइना 19 मेडल के साथ, सेकंड पर साउथ कोरिया 10 मेडल और थर्ड पर जर्मनी 13 मेडल, ठीक है। इंडिया 5वें नंबर पर है 12 मेडल, 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। कंफ्यूज मत होना, दोनों मैंने आपको फाइनल का टेली भी बता दी कि भाई 4 मेडल आए हैं हमारे पास और हम 9वें स्थान पर रहे, और ये मेडल टेली भी ऑल ओवर मैंने आपको बता दी, ठीक है। आगे आए, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले कौन से क्रिकेटर बने हैं? तो विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत के चौथे खिलाड़ी बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने 9000 रन पूरे कर लिए, चौथे प्लेयर इंडियन, ठीक है ना, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाए। इनके पहले यह उपलब्धि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ने अपने नाम की है, और अब विराट कोहली ने, ठीक है। विराट कोहली अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए 2013, पद्मश्री 2017 और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2018 में दिया गया था विराट कोहली को, ठीक है। नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं। 9000 रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में भारत के चौथे खिलाड़ी
तेलंगाना राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया है ए मुराली की अध्यक्षता में। ठीक है, तेलंगाना राज्य में वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना के वर्तमान में सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी, है ना। तो रेवंत रेड्डी ने हाल ही में तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की ओर से राज्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षा आयोग या एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है रिटायर ऑफिसर ए मुराली को। ठीक है, तेलंगाना में शिक्षा आयोग के अध्यक्ष ए मुराली। एसीसी T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? एसीसी T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 एशियाई क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करवाती है। इस साल इसका आयोजन हो रहा है ओमान में, एशियाई देश है ओमान। ठीक है, देखिए 18 से लेकर 27 अक्टूबर तक ओमान में आयोजित किया जाएगा एसीसी T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024। एशिया की नॉर्मली 8 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। उभरती हुई टीमों के लिए यह नॉर्मली जो एशिया कप है आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, छठा एडिशन है 2024 में ओमान में, अक्टूबर में अब शुरू हो चुका है। 18 तारीख से 27 अक्टूबर को फाइनल है, तब हम फाइनल की बात करेंगे। 6th एडिशन है। ठीक है, इंडिया की ओर से भारत ए टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके कप्तान है तिलक वर्मा। मतलब जो मेन टीम होती है वो नहीं भेजी जाती, दूसरी टीमें भेजी जाती है उभरती हुई। ठीक है, इसीलिए नाम है इमर्जिंग टीम एशिया कप। भारत की ओर से जो भारत ए टीम भेजी जाएगी उसके कप्तान कौन रहेंगे? तिलक वर्मा। ठीक है, एशिया की उभरती हुई टीमों के मध्य में एसीसी T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप का आयोजन किया जाता है। 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करवाती है। 2023 में जब आयोजन किया गया था तब विनर रही थी पाकिस्तान ए टीम और इसने फाइनल में हराया था इंडिया ए टीम को। ठीक है, अब 6th एडिशन 2024 में कहां आयोजित हो रहा है? ओमान में, एसीसी T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप। ठीक है, ओमान। किस भारतीय को चिरेटा वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकगवर्न इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ठीक है, यहां पर यह समझिए कि चिरेटा वेंचर्स की अगर हम बात करते तो ये बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बोल लें, ये एक अवार्ड जारी करती है जिसे कहा जाता है के पैट्रिक जे मैकगवर्न, ठीक है, अवार्ड। इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 के लिए दिया गया है नारायण मूर्ति को। नारायण मूर्ति का नाम सुना होगा आपने, है ना, यह है नारायण मूर्ति, इनकी पत्नी सुधा मूर्ति। ठीक है ना, काफी फेमस है। देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है इस अवार्ड पर पर्टिकुलर। ठीक है, चिरेटा वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड। ठीक है ना, तो इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट भी होता है और वर्ल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट भी होता है, तो दोनों की बात कर रहा हूं मैं। चिरेटा वेंचर्स एक निवेश और एंटरप्रेन्योरशिप आधारित एक कंपनी है। ठीक है ना, निवेश करती है, अलग अलग जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उनको फंडिंग देने का काम करती है। ठीक है ना, ये वेंचर्स पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड जारी करती है। 2024 में जो अवार्ड है उसमें इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है नारायण मूर्ति को। ठीक है, इन्फोसिस के फाउंडर है नारायण मूर्ति, तो इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? नारायण मूर्ति को। ठीक है, और ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो यह दिया गया शांतनु नारायण, एडोब के चेयरमैन और सीईओ के पद पर हैं। ये 2 अवार्ड याद कर लो, काम हो जाएगा। पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड, अवार्ड की शुरुआत चिरेटा वेंचर्स के द्वारा 2016 में की गई थी। ठीक है, यह पुरस्कार किसी भी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है जिन्होंने हेल्थ, एजुकेशन या साइंस के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ठीक है, यहां पर एक और अवार्ड है लेकिन यह पूछा नहीं जाएगा आपसे,
एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है ना, यह दिया गया है अभिनव अस्थाना को, जो कि पोस्टमैन के सीईओ और फाउंडर है, ठीक है, अभिनव अस्थाना। पर यह अवार्ड पूछा नहीं जाएगा तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन दो अवार्ड जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और एक ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इन दोनों को आपको याद रखना चाहिए। इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर, और ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शांतनु नारायण, सीईओ और चेयरमैन एडोब फोटोशॉप वगैरह चलते हैं ना उनका, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बना है? 181वां सदस्य देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, तो यह बना है जमैका। जमैका उत्तरी अमेरिकी एक कैरेबियाई देश है, जमैका, उसेन बोल्ट जमैका के, ठीक है ना। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 149th बैठक की मैंने आपको बताया था, है ना, डेलीगेशन ग्रुप की अध्यक्षता किसने की, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 149th बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। भारत की ओर से ओम बिरला ने डेलीगेशन ग्रुप की अध्यक्षता की थी इसमें। यहां पर जो बैठक हुई है 149th स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, यहां पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां मेंबर बना है, 181वां सदस्य देश बना है जमैका, एक कैरेबियाई देश है, ठीक है ना। इसी के साथ देखिए घोषणा की गई है 149th बैठक में कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो 150 मीटिंग होगी वो अगले साल 5 से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है, यहां पर आयोजित की जाएगी। तो ये एक और फैक्ट नोट कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 181वां सदस्य देश कौन बना इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का? तो ये बना है जमैका। 181 सदस्य देश है इसमें, और 15 जो फ्रेंड मेंबर है उनको भी शामिल किया जाता है, ठीक है ना। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वर्ल्ड के 180 से ज्यादा देश और 15 सहयोगी देशों की जो पार्लियामेंट है उनका एक संगठन है। पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी और बातचीत के माध्यम से वर्ल्ड में शांति या पीस स्थापित करना इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मुख्य उद्देश्य है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है। स्थापना 1889 में की गई थी। 181वीं मेंबर कंट्री कौन? जमैका। लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं सभा का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किस शहर में किया जाएगा? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी, सोलर एनर्जी को वर्ल्ड में प्रमोट करने के लिए और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। इसकी जो 7वीं सभा या बैठक है इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। आंसर टी, कहां पर? नई दिल्ली। पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, तो आपको याद रखना चाहिए। 7वीं सभा का आयोजन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया जाएगा। 60 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में मिलकर सोलर एनर्जी के विकास, उसके उपयोग पर यहां पर चर्चा की जाने वाली है। भारत की ओर से इस सभा की अध्यक्षता यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो आयोजन कहां पर? 7वीं बैठक का इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आयोजन नई दिल्ली, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी मैंने आपको बताया 2015 में इसकी स्थापना इंडिया और फ्रांस ने मिलकर की थी। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है, इंडिया में, ठीक है। और डॉक्टर अजय माथुर इसके चेयरमैन के वर्तमान में पद पर है। ओके, तो यहां पर 21 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करा देता हूं फटाफट एमसीक्यूज फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अक्टूबर 2024 में WR चेस मास्टर कप 2024 जीता? तो यह जीता है किसने? अर्जुन एरिगेसी ने, ठीक है। सेकंड, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया असम में। सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नोएडा में।
किस राज्य में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक घोषित किया? तो यह है असम राज्य भारत का। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की घोषणा की? तो यह है कर्नाटका राज्य। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? तो यह जारी की है किसने? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। चर्चा में रहा पीएम गति शक्ति कब लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था 2021 में, पीएम गति शक्ति योजना। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाल ही में खबरों में रहा काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो यह है भारत की यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर कल हमने देखे थे, डिटेल में हमने सभी को पढ़ा था, रिवाइज कर लिया। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लीजिए। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील की बात करते हैं तो यह देखने को मिलती है रशिया में, साइबेरिया क्षेत्र में। किस देश की राजधानी को फैशन की नगरी कहा जाता है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फैशन की नगरी। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ठीक है, तो आंसर मिल गया। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला क्वेश्चन। जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है उस रेट को क्या कहा जाता है? सेकंड क्वेश्चन। और सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। और सेशन कैसा लगा यह भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।